स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल तूफान में वाट। आकाश ज्वाला अंतिम संस्कार। आदर्श ने अपने हाथों में सूजन वाली लपटों के 2 कश लिए और उन्हें निष्कासन में पहुंचाया। निष्कासन पर उग्र बादल मंडराने लगे और बादलों में भयंकर आग की लपटें बरसने लगी। घने आग के गोले जमीन पर गिरे और उस जगह पर आग की लपटें फैल गई तो अंततः आग के झुलसाने वाले समुद्र में मिल गई। जमीन पर आग की लपटों का समुद्र, हवा की आग की बारिश और आकाश में उग्र बादल, आग की 3 परतों ने स्थिर पक्षियों को पूरी तरह से फंसा लिया। यह ऐसा था मानो विचित्र पक्षी किसी विशाल भट्टी में गिर गए हों। उनके सुंदर पंख जलकर राख हो गए, उनके शरीर बुरी तरह झुलस गए। स्काई फिल्म फ्यूनल एक व्यापक कवरेज और लंबी अवधि वाला जादू था। भले ही अजीब पक्षी निम्न स्तरीय प्राणी नहीं थे, लेकिन जब वे निष्कासन और विशालकाय शैडो स्पाइक फॉर्मेशन के संयोजन में फंस गए तो मृत्यु ही उनके लिए एकमात्र रास्ता थी। आग की लपटें धीरे धीरे उन सबको जलाकर राख कर देगी। एक ही सांस में इतने सारे लोगों को मारना बहुत अच्छा लगा। ब्लैक पेंडेंट के लिए बढ़िया भोजन का आनंद लेने का समय आ गया है। आदर्श ने अंधेरे और आग के कारण मर रहे अजीब पक्षियों को देखा। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि वह उनमें से कितने सोल रेमनेंट एकत्र करेगा। शायद यह अंतरिक्ष तत्वों और तारों को मजबूत करने के लिए पर्याप्त थे। अजीब बात है, ब्लैक पेंडेंट के अवशेषों को अवशोषित क्यों नहीं कर रहा। आदर्श ने कुछ अजीब होने का एहसास महसूस किया। आमतौर पर ब्लैक पेंडेंट उसके द्वारा मारे गए प्राणियों के सोल रेमनेंटों को स्वचालित रूप से अवशोषित कर लेता है। आदर्श को हरे और नीले रंग की आत्माएं भी जुगनू की तरह अपने सीने पर लगे पेंडेंट में प्रवेश करते हुए दिखाई देगी। हालांकि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है, यह आदर्श का पहली बार इस तरह का सामना था। मुझे मत बताओ कि इन चीजों में कोई आत्मा नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ की तक कि मरे हुए लोगों के पास भी आत्माएं होनी चाहिए ताकि वे आगे बढ़ सके। इन अजीब पक्षियों में आत्मा नहीं है तो उन्हें जीवित रखने वाला क्या है। आदर्श ने शुरू में सोचा था कि वह एक अच्छी फसल का आनंद लेने वाला है, फिर भी वह किसी तरह खाली हाथ रह गया। ब्लैक पेंडेंट की प्रतिक्रिया उसे संकेत दे रही थी कि इन प्राणियों में कोई आत्मा नहीं थी। आदर्श गहरे विचार में पड़ गया। उन्हें तुरंत विमान में घटी घटना याद आ गई। मानव विमान जिन हवाई मार्गों से गुजरते थे वे आमतौर पर शक्तिशाली जादूगरों द्वारा निर्मित बाधाओं द्वारा संरक्षित होते थे। बाधाएं डीमन प्राणियों को दूर भगाएंगे और यदि कोई राक्षस प्राणी बाधाओं को तोड़ देगा तो यह जिम्मेदार पक्ष को भी अलर्ट कर देगा। वे डीमन प्राणियों को संभालने के लिए एयर स्पेस जादूगरों को भेजेंगे। यह राजमार्गों के समान था, यहाँ तक कि जंगल में भी डीमन जीव शायद ही कभी राजमार्गों पर अतिक्रमण करते थे। हवाई मार्ग अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित थे। उसने कभी भी दुखद दुर्घटना के बारे में नहीं सुना था, फिर भी कुछ इस मेले एक अजीब पक्षी जो वह अपने सामने देख रहा था उससे कहीं अधिक बड़ा था। उसने विमान को रोक लिया था। आदर्श को समझ नहीं आया कि जादूगरों को अलर्ट किए बिना वह अजीब पक्षी बैरियर में कैसे घुस गया, और अब आदर्श को इसका उत्तर मिल गया था। इन अजीब पक्षियों में कोई आत्मा नहीं थी। बिना आत्मा वाले प्राणी का मतलब है कि वे मरे हुए भी नहीं थे। बाधाएं केवल जीवित प्राणियों का ही पता लगा सकती थी। नतीजन मुख्यालय उस अजीब पक्षी से पूरी तरह अनजान था जो लंबे समय से एरोप्लेन का पीछा कर रहा था। धिक्कार है, ये कैसी चीजें है। आदर्श को अपने सिर में दर्द महसूस हुआ। पक्षी बिल्कुल सामान्य डीमन प्राणियों की तरह दिखते थे, फिर भी उनमें कोई आत्मा नहीं थी। यदि उनमें कोई आत्मा नहीं थी तो वे टीम पर अटैक करने पर जोर क्यों दे रहे थे। आत्मा बिना चीजें सिर्फ कठपुतलियां थी, और एक तरफ हटने की क्षमता को छोड़कर कठपुतलियों के मन में आमतौर पर कोई लक्ष्य नहीं होता था। अटैक करना, डिफेंस करने की कोई अवधारणा नहीं होती थी, ना ही वे सोचते या रोते थे। यह क्या है। आदर्श अजीब पक्षियों की झुलसी हुई लाशों से ढकी संरचना में चला गया और आश्चर्यजनक रूप से एक चमकीले रंग की कलगी की खोज की। स्काई फिल्म फ्यूनल में 100 से अधिक अजीब पक्षी जलकर राख हो गए थे। फिर भी इसकी शिखा का एक टुकड़ा इतने लंबे समय तक आग में जलने के बाद भी अपना चमकीला रंग बरकरार रखे हुए था।
क्या आप में से किसी ने इसे पहले देखा है? आदर्श ने आहन और रेणु को चमकीले रंग की कलगी दिखाई। मुझे लगता है मैं बहुत निश्चित नहीं हूँ, रेणु ने उत्तर दिया। वे अजीब पक्षी फिर से आ रहे हैं। आहन को रंगीन शिखा की भी परवाह नहीं थी। आदर्श ने रेणु को वही तरीका दोहराने के लिए कहा क्योंकि वह पक्षियों से छुटकारा पाने में बहुत तेज था। उन्हें बाद में उनकी आत्मा की कमी की चिंता होगी। रेणु ने स्पिरिट रिपल को उजागर किया जबकि आदर्श ने पक्षियों को फिर से अंधेरे और आग की भट्टी से भूनने के लिए निष्कासन और अपनाने की तैयारी की। फिर भी इस बार यह काम नहीं किया। न केवल पक्षी रेणु के मानसिक जादू से क्रोधित नहीं हुए बल्कि जब उन्होंने शैडो एलिमेंट की शक्तिशाली उपस्थिति देखी तो वे वास्तव में आदर्श के जादू से बच गए। अरे बकवास, क्या वे पक्षी और भी होशियार हो गए हैं? आहन ने चिल्लाकर कहा। तूफान में दृश्यता बेहद कम थी। यह असंभव था कि अजीब पक्षियों के नए समूह ने देखा हो कि उनके साथियों की मृत्यु कैसे हुई। फिर भी उन्होंने ऐसा व्यवहार किया मानो वे स्पष्ट रूप से जानते हो कि उनके जादू कितने घातक थे। वे आदर्श, रेणु और आहन के ऊपर हवा में चक्कर लगा रहे थे जैसे कि वे और अधिक सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हो। वे बुद्धिमान हैं? नहीं नहीं, क्यों सिर्फ उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में नहीं है, आदर्श ने कहा। अजीब पक्षियों के पिछले बैच को निष्कासन के अंदर मार दिया गया था। यहाँ तक कि ध्वनि भी फॉर्मेशन को नहीं छोड़ सकती थी। ऐसे में अजीब पक्षियों के नए समूह को कैसे पता चला कि यह एक बूचड़ खाना था और इस पर काबू पाने के लिए उन्हें और अधिक साथियों की आवश्यकता थी। पीछे हटो, अभी पीछे। इन पक्षियों में कुछ अजीब बात है। आदर्श ने जब हवा में पक्षियों की संख्या तेजी से बढ़ती देखी तो उन्होंने तुरंत आहन और रेणु को बताया। उनके ऊपर के पक्षी लगभग एक विशाल बवंडर में बदल गए थे। आदर्श की निष्क्रिय व्यवस्था इतनी बड़ी संख्या में अजीब पक्षियों को फंसाने में असमर्थ थी। कुछ समय के लिए हट जाना ही बेहतर था। टीम तूफान के केंद्र की ओर बढ़ती रही। हवा अब इतनी तेज थी कि सर्वेंट लेवल के प्राणियों को टुकड़े टुकड़े कर सकती थी। एडवांस जादूगरों की टीम को गहराई तक जाने के लिए सभी पर डिफेंस मैजिक चलाने की जरूरत थी। ऐसा लगता है कि पक्षियों ने हमारा पीछा करना बंद कर दिया है, मेघना ने पीछे से आती आवाज सुनकर कहा। ये यह भी जानते हैं कि अस्थायी रूप से कैसे हटता है, आदर्श ने कहा। पक्षी केवल कठपुतलियों का एक समूह थे। आमतौर पर अगर वे किसी के आदेश का पालन कर रहे होते हैं तो वे बिना दिमाग के तूफान में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे आग में गोते लगाने वाले पतंगे। लेकिन उन्होंने पीछा करना बंद कर दिया। क्या वे वहां हमारा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम तूफान में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते? हवा लगातार हमारी ऊर्जा का उपभोग कर रही है। यदि बिजली का एक झटका भी गुजर जाता तो हमें अपने डिफेंस इक्विपमेंटों का उपयोग भी करना पड़ सकता है, जियांग ने कहा। बाकी लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे केवल तूफान के अंदर छिप सकते थे और एक योजना बनाने की कोशिश कर सकते थे। तूफान के अंदर रहना कोई स्थायी समाधान नहीं था। कोई नहीं जानता था कि तूफान और बिजली कितनी स्थिर थी। अगर यह किसी तरह अचानक मजबूत हो गया तो क्या यह पूरी टीम को केंद्र की ओर नहीं खींच लेगा? क्या आप गंभीरता से ऐसा कह रहे हैं? यदि आप इधर उधर घूम रही टीम को उस स्थान पर नहीं लाते तो वे अजीब पक्षी हमारा पीछा क्यों करते? जितेंद्र ने जियांग की ओर इशारा करते हुए कहा। जियांग, आप इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, सूर्या और शिवांगी ने भी शिकायत की। जियांग चुप हो गया। जब आदर्श ने देखा कि सदस्य किसी योजना पर विचार करने के बजाय आपस में झगड़ रहे हैं तो वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और इधर उधर घूमने लगा। इधर उधर घूमना बंद करो, तुम हमारे लिए और मुसीबतें खड़ी करने वाले हो, जितेंद्र ने झुंझलाहट में कहा। मैं सचमुच तो हमारी आवाज से परेशान हूं। क्या आप अपना पक्षी युक्त मुंह बंद कर सकते हैं? इसके अलावा ये मेरे पैर है, मैं जहां चाहूं जा सकता हूं। यह आपका विचित्र व्यवसाय भी कैसे है? आदर्श का दिमाग पूरी तरह से पक्षियों से भरा हुआ था और यहाँ तक कि उसका कर्ज भी उनके से भरा हुआ था। आखिरकार सबसे खराब मूड में था वह। उसे कहीं से भी उसे इस झंझट में घसीटा गया। भले ही वह टीम ही थी जिसने मधुमक्खी के छत्ते में छेद किया था, इस बात का तो जिक्र ही नहीं किया कि उन्होंने उसे बताने की भी जहमत नहीं उठाई। जितेंद्र को याद आया कि कैसे आदर्श ने राहुल से छुटकारा पाया था। क्रोधित होने के बावजूद उसने आगे झगड़ा करने की हिम्मत नहीं की। जितेंद्र को शांत देखने के बाद आदर्श उस दिशा में आगे बढ़े जिस ओर असेंसोर की रोशनी इशारा कर रही थी। चूंकि वह इतनी दूर आ चुका था इसलिए वह खाली हाथ वापस नहीं जाता
जाना चाहता था। अहान और जियांग ने आदर्श का पीछा किया, उसकी चिंता की। तूफान में एक दूसरे का ख्याल रखना बेहतर था। ऐसा लग रहा था कि रेणु, जितेंद्र और अन्य लोगों के उदास भावों को देखकर थक गया था और थोड़ी सी झिझक के बाद उसने आदर्श का अनुसरण करने का फैसला किया। वेद को पता था कि तूफान में फंसने के बाद हर कोई बुरे मूड में था। अगर टीम बंट रही थी तो उन्हें वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय मेघना को समूह के पीछे चलने के लिए कहा। हम यहाँ प्रतीक्षा करेंगे, हमें सूचित रखो। जैसे ही आदर्श तूफान में गहराई तक गया, चारों सदस्यों ने उसका पीछा किया। हवा भी इतनी तेज थी कि योद्धा स्तर के प्राणियों को चोट पहुंचा सकती थी। उनके ऊपर बिजली और भी तेजी से चमक रही थी। कभी कभी बिजली का झटका उनके पैरों के ठीक सामने गिरता था, जिससे उनकी रीढ़ में सिरहन दौड़ जाती थी। कहो, क्या हम अभी भी गहराई में जा रहे हैं? जियांग ने धीरे से पूछा। क्यों नहीं, वहां एक दूसरे पर चिल्लाते रहने से तो यह बेहतर है, रेणु ने उत्तर दिया। भले ही वे एक ही टीम में थे, लेकिन उनके बीच ज्यादा टीम वर्क नहीं था। यदि वेद की जबरदस्त ताकत और प्रतिष्ठा नहीं होती तो टीम अब तक एक दूसरे से लड़ रही होती। वेनिस पहुंचने से पहले से ही वह विघटित हो जाएगी। जियांग ने कहा, आगे बिजली बहुत तेज है। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, बिजली चमकने लगी। गहरे पीले रंग की बिजली तेजी से चमक रही थी, हवा को चीरते हुए, और उस जगह के चारों ओर एक जाल बना रही थी, जिससे वहां आ रहे लोगों के समूह पर दबाव पड़ रहा था। मेघना, क्या तुम्हें लगता है पीली लाइटनिंग मुझ कुछ परिचित है? आदर्श ने पलटकर मेघना की ओर देखा। उसकी बातें सुनकर मेघना को अचानक कुछ याद आया। यह एक जादुई वार्ड है, उसने चिल्लाकर कहा। जादू वार्डों की अधिकांश बिजली पीली थी और उन्होंने पहले भी ऐसी ही बिजली देखी थी। यह जापान में ट्विन गार्जियन टावर में था। यह बिजली प्रकृति से नहीं बल्कि एक कृत्रिम जादुई वार्ड है। रेणु ने आश्चर्य से पूछा। क्या आप उत्सुक नहीं है कि जादू वार्ड के अंदर क्या है? आदर्श ने पलटकर समूह की ओर व्यापक मुस्कान के साथ देखा। यदि किसी ने तूफान में जादुई वार्ड के रूप में एक संरचना का निर्माण किया था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि कोई जादुई तूफान के केंद्र में रहस्यों को छिपाने की कोशिश कर रहा था? कोई इसे भयानक तूफान में छिपाने के लिए इतनी दूर क्यों जाएगा? अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। आज के लिए एक ही एपिसोड है। थैंक यू।